हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपना पाठ तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। और ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है और ये फिल्म के ऊपर बेस्ड है, जिस फिल्म का नाम क्या है, तीसरी कसम। ये थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा ट्रिकी है, बट फिर भी हम इसको इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। तो कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। एंड ये अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है। सो अब यहाँ पर देखते हैं कि एक गीतकार के रूप में, जो गीतकार हैं उनके रूप में फिल्मी जगत से जुड़े रहने वाले कवि और गीतकार शैलेंद्र ने जब फणीश्वर नाथ रेणु की अमर कृति तीसरी कसम उर्फ मरे हुए गुफलाम को सिनेमा पर्दे पर उतारा, तो ये फिल्म मील का पत्थर सिद्ध हुई। अर्थात इस फिल्म की जगह कोई दूसरी फिल्म नहीं ले पाई। अब यहाँ पर ध्यान से समझो कि जो शैलेंद्र थे वो एक गीतकार थे और वो एक कवि थे। गीतकार भी थे और एक कवि भी थे, यानी कि गाने लिखते थे, पोएम्स भी लिखते थे। तो एक राइटर है जिनका नाम क्या है, फणीश्वर नाथ रेणु, और उन्होंने अपनी एक अमर कृति लिखी थी जिसका नाम क्या था, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुफलाम। तो इस आत्मकृति को शैलेंद्र ने सिनेमा के पर्दे पर एज अ फिल्म उतारा था और ये जो फिल्म थी वो बहुत सक्सेसफुल हुई थी। इस फिल्म की जो बराबरी थी वो कोई और फिल्म नहीं कर पाई। तीसरी कसम को आज इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि इस फिल्म को बनाने के बाद ये प्रूव हो गया था कि हिंदी फिल्म जगत में, कि हिंदी फिल्म वर्ल्ड में एक सार्थक और उद्देश्य से फिल्म को बनाना कितना कठिन और जोखिम भरा काम है। कि फिल्म बनाना किसी कोई इजी वर्क नहीं है, बहुत ज्यादा कठिन और जोखिम भरा काम है ना। संगम नाम की फिल्म की आश्चर्यजनक सफलता के बाद फिल्म के नायक, अब इस जो ये तीसरी कसम फिल्म थी इसके अंदर कौन लीडिंग हीरो थे, राज कपूर जी थे। ठीक है। तो राज कपूर जी ने काफी सारे फिल्मों में काम किया हुआ था। उन्होंने तीसरी कसम से पहले संगम नाम की फिल्म में काम किया था, जो कि बहुत ज्यादा सफल हुई थी और राज कपूर के अंदर बहुत ज्यादा गहरा आत्मविश्वास आ गया था, जिसके कारण इस संगम फिल्म के बाद उन्होंने 4 फिल्मों को भी साइन कर दिया था और उनमें से एक फिल्म जो थी वो तीसरी कसम भी थी। ठीक है। इन फिल्मों में से सन 1966 में कवि शैलेंद्र के द्वारा बनाई गई ये जो फिल्म तीसरी कसम थी उसमें भी राज कपूर शामिल हुए थे। कहा जाता है कि तीसरी कसम जो वो फिल्म नहीं बल्कि कवि शैलेंद्र द्वारा कैमरे की रील पर लिखी गई एक कविता थी। तो बेसिकली कवि शैलेंद्र ने, जैसे वो कैमरे की ब्लैक कलर की रील नहीं आती थी पहले के जमाने में, उस पे लिखी हुई एक कविता थी और उसी कविता के ऊपर इन्होंने फिल्म बना डाली है ना। तीसरी कसम फिल्म कवि शैलेंद्र के जीवन की पहली और उनकी लास्ट फिल्म थी। इस फिल्म को बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। इस फिल्म में कला को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया था, फिल्म की बहुत तारीफ हुई थी। इस फिल्म में शैलेंद्र ने बहुत ही भावुकता से पूरी हर चीज दिखाई थी, मतलब बहुत फीलिंग्स के साथ जुड़ी हुई थी हर चीज, है ना। अभिनय को देखते हुए तीसरी फिल्म राज कपूर के द्वारा उनके जीवन की गई बहुत सारी फिल्मों में से खूबसूरत, मतलब राजकुमार के जीवन की, जो लीडिंग हीरो थे उनके जीवन की भी एक बहुत ही बेस्ट फिल्म थी, उनके करियर की एक बहुत बेस्ट फिल्म थी। राजकुमार को एशिया का सबसे बड़ा शोमैन का खिताब या फिर पुरस्कार मिला हुआ था क्योंकि वो अपनी आंखों से ही, मतलब उनकी एक्टिंग ऐसी थी कि वो अपनी आंखों से ही बहुत कुछ बयां कर देते थे, वो बहुत माहिर थे आई एक्सप्रेशन में, है ना। इसके विपरीत शैलेंद्र एक उम्दा गीतकार थे, बहुत अच्छे गीतकार थे। वो अपने भावनाओं को कविता के रूप में लिखने में बहुत माहिर थे। तो उन्होंने जितनी भी अपनी भावनाएं हैं वो एक रील पे लिखी हुई थी, कैमरे की रील पे, और उसी पर उन्होंने फिल्म बना डाली। और जिस फिल्म के जो हीरो थे वो कौन थे, राज कपूर थे। अब शैलेंद्र ने राजकपूर की भावनाओं को अपनी कविता में, अब शैलेंद्र ने राजकुमार की भावनाओं को अपनी कविता में, फिल्म की कहानियों में शब्द के रूप दिए और राजकुमार ने भी उनको बहुत अच्छे तरीके से निभाया था। राजकुमार जानते थे कि तीसरी कसम जो फिल्म है वो शैलेंद्र की पहली फिल्म है, इसलिए वो बहुत अच्छे से शैलेंद्र का साथ देना चाहते थे, एकदम सच्चे मित्र की तरह। और वो उन्हें ये भी बता रहे थे कि अगर फिल्म के असफल होने के चांसेस भी है तो कहाँ कहाँ पर हैं और हम उनको कैसे कैसे ठीक कर सकते हैं, है ना। लेकिन जो शैलेंद्र थे उनको ना तो कोई धन संपत्ति का लालच था, ना ही उनको कोई नाम कमाने की इच्छा थी। इस तरीके के वो इंसान थे। उन्हें तो केवल बस अपने मन को संतोष देना था, उन्हें अपनी कविता की एक फिल्म बनवानी थी। तो तीसरी कसम चाहे आज बहुत ही कामयाब फिल्मों में गिनी जाती हो, लेकिन एक कड़वा सच है कि इसको पर्दे पर
दिखाने के लिए और प्रमोट करने के लिए बहुत ही मुश्किल से लोग मिले थे। इस फिल्म की कहानी में जो भावनाएं थी, जो फीलिंग्स थी, उनको समझना किसी बिजनेसमैन के हाथ में नहीं था। ठीक है, क्यों बहुत कम लोग क्यों मिले इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए? क्योंकि इसमें जो कंटेंट दिखाया था वो जैसे बाकी लोग तो पैसे के चक्कर में कुछ भी दिखाते रहते हैं फिल्म्स में, लेकिन इस फिल्म में जो कंटेंट था वो किसी बिजनेसमैन को समझने की लाइक इतना उनका लेवल ही नहीं था कि वो समझ सके। ठीक है, इस फिल्म में करुणा के साथ भावनाओं को, एक दया के साथ भावनाओं को दर्शाया गया था जो किसी तराजू पे तोला नहीं जा सकता। और श्री 420 का एक गीत, ये एक फिल्म है, उसका गीत है प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, है ना। उसी गाने की एक पंक्ति है, रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां। तो इस पंक्ति में जो संगीतकार जय किशन है, उन्होंने भी आपत्ति जताई थी कि तुमने तो इसका वो ले लिया, एक पंक्ति ले ली, तुमने ऐसा क्यों कर दिया। ठीक है, लेकिन शैलेंद्र इस पंक्ति को बदलने के लिए तैयार नहीं थे कि मैं नहीं बदलूंगा इस पंक्ति को, है ना। वो चाहते थे कि दर्शकों की पसंद को ध्यान में रखकर किसी भी फिल्म निर्माता को, कि दर्शकों को तो पता नहीं क्या क्या चीजें पसंद आ जाती है, लेकिन एक फिल्म निर्माता को, जो एक फिल्म को बनाने वाला है, उन्हें बिना मतलब की चीजों को दर्शकों को नहीं दिखाना चाहिए। उनका मानना था कि एक कलाकार का क्या उद्देश्य होता है कि दर्शकों की जो पसंद है उसको अच्छा और सुंदर बनाने की कोशिश करें। ठीक है, तो शैलेंद्र ने जो भी गीत लिखे हैं वो बहुत पसंद किए गए हैं आज तक सबके द्वारा। शैलेंद्र कभी भी झूठे रंग ढंग या दिखावे को नहीं प्रमोट करते थे, ना ही उन्होंने कभी अपनाया। उनके गीत नदी की तरह एकदम शांत लगते थे, लेकिन उनका जो अर्थ था वो समुद्र से भी गहरा होता था। तो इसी विशेषता को उन्होंने अपनी जिंदगी में भी अपनाया था और अपनी फिल्म में भी इसी विशेषता को उन्होंने साबित किया था कि वो कोई ऐसी वैसी चीज नहीं दिखाना चाहते, वो हमेशा मतलब करुणा से ही सारी भावनाओं को दर्शाना चाहते हैं। तो तीसरी कसम अगर सिर्फ इकलौती नहीं है तो बहुत सारी सफल फिल्मों में से एक है जिसमें साहित्य रचना के साथ 100% न्याय किया गया, मतलब बहुत अच्छी फिल्म है। तीसरी कसम फिल्म की ये जो ये खास बात थी कि उसमें दुख को, जैसे फिल्मों में क्या होता है कोई दुख पड़ जाता है तो बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है ना, लेकिन यहाँ पर इतना ज्यादा दुख को बड़ा चढ़ा के नहीं दिखाया था। जिस चीज के लिए, जिस परिस्थिति के लिए जितना दुख होता है उतना ही दिखाया गया था। ठीक है, तो उसमें दुख को जीवन का सही परिस्थितियों की भांति प्रस्तुत किया गया था कि अगर हमारे जीवन में कोई दुख आ भी जाता है तो उसके साथ कैसे डील करें और कितना दुख स्वाभाविक है उस परिस्थिति के लिए, है ना, ज्यादा नहीं होना चाहिए, डिप्रेस नहीं होना चाहिए। तो तीसरी कसम की जो मुख्य कहानी है, मेन कहानी है, वो खुद किसने लिखी है? लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखी है। कहानी का छोटे से भी छोटा भाग, उनकी छोटी से भी छोटी बारीकियां फिल्म में पूरी तरीके से दिखाई गई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो पूरा पार्ट था वो खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा वीडियो और मेरे पढ़ाने का तरीका। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज यू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।